हे एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आफ्टर सो लॉन्ग आई एम मेकिंग अ वीडियो। और पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। बट क्योंकि आई वाज़न्ट वेल और मेरा IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम भी था, तो मैं एक्टिव नहीं रह पाई ज़्यादा। हालांकि आई ट्राइड टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम, बट फिर भी कुछ डाउट्स थे जिनके लिए मुझे लगा कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ, बेटर रहेगा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, हालांकि मैं टाइमलाइन ऐड कर दूँगी, तो आप स्विच कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि प्रिपरेशन को स्टार्ट ही कैसे करें, है ना। तो मैं पहले तो उसके बारे में बताऊँगी, उसके बाद क्योंकि अभी SBI क्लर्क मेंस और IBPS क्लर्क मेंस और बाकी RRB एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। सो जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उनको मतलब अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले कुछ फ्री सोर्सेज आपको बता देती हूँ जो मैंने जिनका यूज़ किया था और जिनसे मुझे बेनिफिट मिला। तो अगर सबसे पहले बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए जब मैंने रीजनिंग स्टार्ट की थी बैंकिंग की, क्योंकि मैं इससे पहले SSC की प्रिपरेशन कर रही थी, तो रीजनिंग मेरे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट था। तो उसके लिए मैंने शुभम सर जो अड्डा पे पढ़ाते हैं, मैंने उनकी मिसलेनियस की क्लास सबसे पहले देखी थी। ठीक है, और फिर मैंने पज़ल के लिए सौरभ सर की और शुभम सर दोनों की ही क्लास देखी थी अड्डा से ही, क्योंकि वो लोग काफ़ी बेसिक से पढ़ाते हैं और उनसे पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। तो जब आप स्टार्ट थोड़ा सा ईजी लेवल से करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाता है और आप धीरे धीरे एक हायर लेवल की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी मिसलेनियस के लिए आप शुभम सर की क्लासेस देख लीजिए, पजल्स के लिए आप शुभम सर या सौरभ सर किसी की भी फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे हैं वो आप देख सकते हैं। आपका एक बेस बन जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने येस ऑफिसर का जो सब्सक्रिप्शन था वो ले लिया था। तो फिर मैंने उसके बाद अंकुश सर से पढ़ा। फिर थोड़े टाइम बाद जैसे आप प्रिपरेशन करते रहते हैं ना, तो आपको एक अंदाज़ा लगता जाता है कि कौन सा टीचर क्या क्या चीज़ें अच्छी पढ़ाता है। और मैं ना अपने टीचर्स को लेकर रिजिड नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मैं सिर्फ उससे ही पढ़ूंगी। टीचर सारे अच्छे होते हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम कैसा भी गया है, उसमें टीचर्स को ब्लेम करना बहुत सही नहीं होता है, क्योंकि कहीं न कहीं एग्ज़ाम वाले दिन पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रेज़ेंट में किनसे पढ़ती हूँ, तो मैं अंकुश सर और संजय सर से पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे समझ में आता है। मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं अब स्पेसिफिक टीचर्स की बात करूँ, तो आप शुभम सर से, सौरभ सर से, अंकुश सर से या फिर संजय सर से, आपको जिससे बेटर लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए बस। और रीजनिंग में प्रैक्टिस सबसे मस्ट होती है। आपके अगर बेसिक्स क्लियर भी हैं और प्रैक्टिस और स्पीड नहीं है ना, तो फिर वो यूजलेस ही हो जाता है। इसीलिए इसमें आप प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करिएगा। एक बार आपके फाउंडेशन अगर अच्छी हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस बहुत करिएगा। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप अंकुश सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वो जो होता है ना, डेली चेकलिस्ट भेजते हैं, तो उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो क्वांट्स के लिए मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने कौशिक सर की जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं टॉपिक वाइज, वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की क्लासेस रहती हैं उसमें। मतलब वो एक टॉपिक को 4 या 5 घंटे की एक वीडियो रहती है, बट उससे ना आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने तो उनसे ही पढ़ा था स्टार्टिंग में, मैंने सारे टॉपिक्स उनसे कंप्लीट किए। उसके बाद फिर जब मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो मैं फिर क्वांट्स के लिए अब तो मैं 3 टीचर से पढ़ लेती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी सारी क्लासेस अटेंड करूँ, बट स्पेसिफिकली आशीष सर, हर्षल सर और कौशिक सर, मैं इन तीनों से ही कोशिश करती हूँ कि क्लासेस मैं कंप्लीट कर लूँ इन सारों की। हालांकि कभी कभी नहीं भी हो पाता है, तो बट ये है ना कि अगर आपकी बेसिक अच्छी हो गई और आपने जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए, तो आपको इशू नहीं आएगा क्वांट्स में, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो लिमिटेड हैं। अगर आपने जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट्स और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टॉपिक वाइज लेक्चर के जो नोट्स हैं ना वो ज़रूर बनाइए। भले ही आप क्वेश्चन आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि नोट्स ज़रूर बनाइए। क्वेश्चंस के नोट्स मत बनाइए, मतलब क्योंकि क्वेश्चंस वेरी करते हैं और क्वेश्चंस का तो कोई एंड ही नहीं है। आप क्वेश्चंस का नोट बनाने लग जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस के नोट मत बनाइए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट्स के नोट बनाइए। अगर कोई जैसे पर्टिकुलर टॉपिक आ गया, जैसे कि अगर मैं ट्रेन्स की बात करूँ, हम जब ट्रेन्स पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सीडेंट वाला, एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपेज वाला। तो अगर आपके पास नोट्स हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ना बहुत रैंडम पूछे नहीं जाते हैं मॉक्स वगैरह में अगर आप सॉल्व करेंगे, तो लेकिन अगर आपके पास नोट्स में रहेगा, तो आप जब रिवीजन के लिए नोट्स उठाएंगे ना, तो आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप बेसिक नोट्स तो ज़रूर बनाइए। मतलब रीजनिंग में तो ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट क्वांट्स में ज़रूरत है। क्वांट्स में अगर आप बना लेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर मैं क्लर्क लेवल की बात करूँ और मैं RRB की बात करूँ, तो उसमें ना स्पीड मैथ्स का अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो आप स्पीड मैथ्स के जो भी बेसिक ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन और क्यूब्स और स्क्वायर, ये सब इन सब के नोट्स बना लीजिए। आप गो थ्रू करिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो, है ना।
तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी क्वांट्स में आप कोशिश करिए आपके कॉन्सेप्ट्स की, जब आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो ना, प्रीलिम्स से ही पढ़ रहे हो, तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़िएगा कि मेंस में आके एकदम से आपको ना लगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो गया है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा कर लीजिए। प्री प्लस मेंस पढ़ने की कोशिश मत करिए स्टार्टिंग से अगर आप बिगनर हैं, बट जैसे ये मत करिए कि मैं खाली प्रीलिम्स पढ़ता जाऊँ। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और टीचर प्री प्लस मेंस पढ़ा रहा है, ठीक है, आपको अगर प्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमें समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को मेंस तक देखिए। भले ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, बट आप ये तो देख सकते हैं कि टीचर की क्या अप्रोच रह रही है, कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, तो ये हेल्प करेगा आपको। और पॉइंट्स के लिए भी वही है कि प्रैक्टिस मस्ट है। चेकलिस्ट आशीष सर की आती है उनके स्टडीफाइड यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उससे कर सकते हैं। प्रैक्टिस चेकलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी मुझे तो लगता है क्वांट्स में तो बहुत सारे मैराथन सेशन चलते रहते हैं, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों। हर्षल सर का, आशीष सर का, कौशिक सर का, सबके सेशन चलते रहते हैं। आप किसी भी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे ही फ्री में। आपको मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हो सकता है मेथड आपका टीचर से अलग हो जाए। आपको ये श्योरिटी के साथ देखना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम के अंदर बन रहा है कि नहीं और आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये इतना मैटर करता है। और वो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको, जैसे कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मैं कभी भी शॉर्ट मेथड नहीं लगाती। रीज़न, मैं श्योर नहीं हो पाती हूँ आंसर में, तो मैं हमेशा एक पर्टिकुलर जो ट्रेडिशनल मेथड है वही यूज़ करती हूँ। आंसर आ जाता है। एक दो टॉपिक में ऐसा हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट बाकी तो मैं अप्रोच फॉलो करती हूँ। तो किसी किसी टॉपिक में आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हैं, बट स्पीड के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और मॉक टेस्ट के बारे में मैं अभी लास्ट में बता दूँगी कंबाइंड। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए सबसे कम एफर्ट लगता है, अगर मैं सच बात करूँ तो सबसे कम एफर्ट इन द सेंस कि आपका अगर आपने एडिटोरियल का 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी क्लास होती है उसको अटेंड किया, डेली अटेंड करना है, बट मिस नहीं करना है उसको। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरा एग्जाम भी होता है तो मैं एग्जाम के बाद आके इवनिंग में क्लास ज़रूर देख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा या बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इट्स जस्ट अ हैबिट कि अगर आपकी हैबिट में आ जाएगी वो चीज़, तो आपको ईजिली चीज़ें मतलब समझ में आने लगेंगी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं एडिटोरियल कर भी रहा हूँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं मतलब मैं जैसे मैं जब वोकैब स्टार्टिंग में करती थी तो मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि यूजुअली सी बात है ना, हर कोई वोकैब नहीं पढ़ता है नॉर्मल लेवल पे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि बहुत सारे वर्ड हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे, बट धीरे धीरे मैंने उसको ना अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जैसे जब मैं कोई चीज़ देखती थी तो रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि हाँ इसका ये सिनोनिम हो सकता है, इसका ये एंटोनिम हो सकता है। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। एडिटोरियल से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इंग्लिश में। मतलब अगर मैं कह रही हूँ 30 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम होता है ना, तो अगर आपने एडिटोरियल अच्छे से अटेंड किया है, उसकी जो पैराग्राफ्स पैसेज होते हैं, मैं रीडिंग करवाती हूँ, वो सब अच्छे से करें ना, तो आपका 10 to 15 मार्क्स हो जाता है। तो मैं ओवर एम्फेसाइज नहीं कर रही हूँ एडिटोरियल पे, बट ये सच है क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। तो आप एडिटोरियल अटेंड करिए। और क्लास के लिए मैं तो निमिषा मैम से ही पढ़ती हूँ, मतलब एडिटोरियल भी निमिषा मैम का ही अटेंड करती हूँ। और परफेक्शन बैच मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं तो उसी से पढ़ती हूँ। प्री प्लस मेंस वो पढ़ाती हैं मैम, तो उसमें मतलब उतना सफिशिएंट होता है, उससे बाहर तो कुछ नहीं होता है, इतना मतलब श्योरिटी रहती है। अगर आप नहीं कोई पेड बैच ले सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो उनकी क्लास होती है यूट्यूब पे वो अटेंड करिए। वरुण सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनकी क्लास हर अल्टरनेट डे पे आई गेस होती ही होती है, तो आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं। बट हाँ, एडिटोरियल को आप ज़रूर अटेंड करिएगा। और अपनी रीडिंग, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स नहीं अच्छी हैं तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आप जब एडिटोरियल देख रहे हैं एक बार, तो उसकी रीडिंग स्किमिंग करिए, उसके बाद एक बार अपने आप खुद से करिए और फिर आंसर निकाल कर देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी बस इतनी ही है कि आपको क्लासेस अच्छे से करनी है। और हाँ, एक चीज़, अगर आपका बेसिक ग्रामर नहीं अच्छा है, क्योंकि मतलब जैसे मैं हिंदी मीडियम की थी तो मुझे हमेशा एक फोबिया था कि कहीं मैं इंग्लिश में पीछे ना रह जाऊँ, तो मैंने तो मतलब 10th और 12th की ग्रामर की बुक्स पढ़ी थी क्योंकि मेरे पास टाइम था। अब हो सकता है अभी इतना टाइम नहीं है, तो आप एक बार जिन जिन टॉपिक्स से आपको, जैसे एक्टिव पैसिव आपको नहीं समझ में आता है या आपका डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं सही है, तो इस तरह से ना छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप टॉपिक वाइज सर्च कर लीजिए, एक बार उनको देख लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप बेसिक चीज़ें देख रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं उनसे, बट उससे ना आपकी एरर डिटेक्शन वगैरह जो हेल्प हो जाती है थोड़ी सी, आपको फ्रेमिंग जब सेंटेंस की समझ में आ जाती है तो आप एरर जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं। और बाकी इतना मुझे लगता है सफिशिएंट रहेगा। आप सेक्शनल इंग्लिश की प्रैक्टिस सेक्शनल से ज़रूर करिए। और इसके लिए आप ऑलिव बोर्ड की इंग्लिश का जो सेक्शनल रहता है अच्छा रहता है, ऑलिव बोर्ड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या गाइडली का भी अच्छा है, आप गाइडली से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंग्लिश में प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी रखिए, आप डेली क्लासेस करिए, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। बेसिक्स नहीं अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ एक बार आप बेसिक्स की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट विल कम टू जीए। तो जीए आता है मेंस में। तो जीए के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम के बाद जीए को लेकर के
डर तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक थोड़ा-सा होता नहीं है कि आप बाकी सेक्शन में फिर भी एक श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, जीए में नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने हर दिन डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे की क्लासेस अटेंड करी मैंने, और क्वेश्चंस पढ़े हुए आए थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़े हुए आए थे, क्वेश्चन डुएबल आए थे, बट रिवीजन मेक्स अ डिफरेंस। मैं मतलब रिवीजन नहीं कर पाई क्योंकि कुछ क्या ही कहूँ, थोड़ा सा डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया। मैं एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक मैं बीमार ही थी, एग्ज़ाम वाले दिन भी मैं दवा खा कर ही गई, मतलब तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि मैं जीए का रिवीजन नहीं कर पाई पीडीएफ से, है ना। क्लासेस मैंने अटेंड की थी सफलता बैच की, मैं कुश पांडे सर से पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है कि जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जिससे आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में। मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट थी, तो मेरे लिए जनरल अवेयरनेस पढ़ना बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कुश पांडे सर की क्लासेस से ही स्टार्ट किया था, और मुझे उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मुझे समझ में आता है, तो मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। आप अगर टीचर्स की बात करें तो कुश पांडे सर अच्छे हैं, कपिल काटपाल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बाकी मैंने 2 ही टीचर से पढ़ा है, तो मतलब मैं तो इनको ही सजेस्ट करूँगी अभी। बाकी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे लगें। तो अगर मैं बात करूँ अभी मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस की, तो हाँ, क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे, और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक सिर्फ ये था कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बहुत से क्वेश्चन आप मानोगे नहीं, 4-5 ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ कर आई हूँ जो मुझे लग रहे थे कि ये होंगे, बट मैं टिक नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, सेक्शनल कट ऑफ का डर रहता है। मुझे ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में मैं मिनिमम मार्क्स ना गेन कर पाऊँ, तो वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मैं नहीं टिक करके आई। बट हाँ, पढ़ा हुआ आया था, क्वेश्चंस आरबीआई सर्कुलर से आए थे, पीयू में आते हैं आरबीआई सर्कुलर से। क्लर्क मेंस की मैं बात करूँ तो इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल और स्टैटिक पार्ट ज़्यादा आता है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जब एसबीआई क्लर्क की स्ट्रेटजी की बात की थी, तो मैंने सजेस्ट किया था कि आप जीए स्टार्टिंग से पढ़िए, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट पर जब आप जीए स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, बट होता क्या है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप पैनिक करोगे उस चीज़ के लिए। मेरा जब पहली बार एसबीआई क्लर्क में थी तो मेरे साथ यही हुआ था, और उस पैनिकनेस की वजह से मैंने जो सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने चाहिए थे उस टाइम पे वो मैंने नहीं पढ़े, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि मैंने जीए में कुछ नहीं पढ़ा है। तो वो जो एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी आती है ना, उससे बचने के लिए आप क्लास तो रोज़ करिए। हालांकि मेरा पीओ मेंस में जीए बहुत अच्छा नहीं गया, बट एग्जाम से पहले आई वॉज रेस्ट अश्योर्ड कि ठीक है, मैंने पढ़ा है, तो वो पैनिक की जो स्टेट थी ना, वो मैंने नहीं फेस करी। एग्ज़ाम में भी मैंने 9-10 मार्क का तो कर ही लिया है, सेक्शनल तो निकल ही जाएगा, है ना। और अब मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जब मैं रिवीजन अच्छे से नहीं करके जा रही हूँ। इसमें ना टीचर की प्रॉब्लम है, ना एग्जाम कठिन आया था, प्रॉब्लम मेरी थी कि मैं नहीं रिवाइज कर पाई, रीज़न कुछ भी हो। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करिए, आप कोशिश करिए कि आप प्री से पहले से ही जीए पढ़ रहे हो। अब तो खैर टाइम नहीं है, प्री हो भी चुका है एसबीआई क्लर्क का, बट आरआरबी में भी टाइम है। तो आप कोशिश करिएगा कि अपने दिन का 1-1.5 घंटा ज़रूर दीजिए जीए की, रोज़ क्लास करिए, चाहे कुश पांडे सर से कर लीजिए, चाहे कपिल काटपाल सर से, या फिर आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है उससे करिए, बट प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए और वीकली पीडीएफ्स पढ़ने की कोशिश करिए। और बाकी अगर इतना आप कर रहे हैं तो मतलब एक होता है ना कि मिनिमम तो आप करके ही आएँगे, क्योंकि जैसे मैंने भले ही मैंने रिवीजन नहीं किया, बहुत अच्छे मैं अटेम्प्ट नहीं करके आई, बट मैं जो करके आई मुझे पता था कि हाँ, मैं ठीक कर रही हूँ। तो अगर आप उतना भी 8-10 नंबर पे निकाल ले रहे हैं, आपका सेक्शनल नहीं रुक रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट ही है। या तो मैं ये अफ़सोस करूँ कि मैंने इतना पढ़ा पर फिर भी मैं अच्छा नहीं करके आई, या तो मैं एक पॉजिटिव साइड सोचूँ तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, मैं अगर इतना नहीं पढ़ती तो मैं उतना भी नहीं करके आती, क्योंकि बैंकिंग में ना जनरल अवेयरनेस ऐसी नहीं आती कि जो आपने पहले से पढ़ी हो, आपका कोई पिछली नॉलेज नहीं काम आएगी, क्योंकि सब करंट सिनेरियो के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपका करंट सिनेरियो का पढ़ा हुआ ही काम आएगा। तो मैं यही फोर्स करूँगी कि प्लीज़ जीए में आप पहले से ही तैयारी अच्छी करिए, और लास्ट टाइम पे बस रिवीजन का ही रखिएगा। तो यही रहती है स्ट्रैटेजी, और मुझे लगता है जो बिगिनर हैं उनको अब टीचर्स को लेकर जो डाउट थे मैंने वो क्लियर कर दिया, आई होप सो। अगर अभी भी आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं उस पर भी ध्यान दे दूँगी। मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो मैं टेक्स्ट बुक से, गाइडली से, और स्मार्ट कीड़ा का कभी-कभी, मतलब मैं लाइव तो सारे अटेंड करती हूँ, लाइव तो आपको सारे अटेंड करने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं पेड की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक और गाइडली का ही मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और लर्निंग नीति का एक एप्लीकेशन है, हर्षल सर जिस पे पढ़ाते हैं, उसका मैंने लिया था सब्सक्रिप्शन। मैंने ऑलिव बोर्ड का नहीं लिया, 2 रीज़न थे, एक तो ये डिफ़िकल्ट बहुत होता है, दूसरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव था तो मैंने नहीं लिया। और मैं सच बोलूँ तो मॉक से आपकी प्रैक्टिस ही अच्छी होती है। मॉक लगा के आप कभी रियल एग्ज़ाम का जो एक फ़ील होता है ना, वो नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं मॉक में बेटर परफॉर्म करती हूँ, रियल एग्ज़ाम में उतना नहीं हो पाता है, रीज़न कुछ भी हो। सो आप कभी भी कंपेयर मत करिए कि मॉक ऐसा जा रहा है तो पेपर ऐसा जाएगा। किसी हो सकता है आपके मॉक में मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, रियल एग्जाम में उससे भी बेटर आ जाए, तो इसीलिए आप मॉक्स को प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ करिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए उसकी, और सारे क्वेश्चन उसके अटेंड करने की कोशिश भी करिए।
बट उसको बेस मत बनाइए ना, मतलब बहुत डिपेंड होके मत जाइएगा कि मॉक से बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस होती है। तो मैं तो गाइडली और टेक्स्ट बुक का ही करती हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ऑलिव, जिन लोगों को लगता है कि वो डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक टफर साइड के लिए तैयार रहना चाहते हैं, ऑलिव बोर्ड बेस्ट है। तो उसके लिए आप ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, और बाकी एक था कि प्री प्लस मेंस का कैसे पढ़ना है। तो जिनकी प्री की फाउंडेशन अच्छी है, जो प्री मतलब दे चुके हैं, इधर रिसेंट जो प्रीज़ हुए हैं उन्होंने दिए हुए हैं, तो उनको बस एक मॉक प्रैक्टिस करनी है डेली। आरआरबी क्लर्क का और आरआरबी पीओ का ही प्री बचा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप उनके मॉक डेली दीजिए और डेली उसकी अच्छे से एनालिसिस करिए। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया, क्या गलतियाँ रह गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह से बस आप एनालिसिस करिए, क्योंकि प्री में चेंज नहीं होता है बहुत ज़्यादा। प्री में 3 सेक्शन होते हैं, जिसका कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ पैटर्न चेंज होना है। और आरआरबी में तो आपका इंग्लिश भी नहीं होता है, तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए प्री के लिए। तो बाकी आप मेंस की ही अभी तो मैं सजेस्ट करूँगी, मेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। जैसे मैं अगर प्री प्लस मेंस जब पढ़ती हूँ तो मेरा यही रहता है कि मैं प्रीलिम्स का मॉक सबसे पहले करती हूँ दिन में और उसकी अच्छे से एनालिसिस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मेंस की ही स्टडी करती हूँ और मेंस के लिए मैं क्लास ज़रूर अटेंड करती हूँ मेंस की, क्योंकि मॉक जो होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, तो हर रोज़ मॉक नहीं हो पाता है। बट क्लासेस अगर आप डेली अटेंड कर रहे हैं, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश और जीए चारों की ही अटेंड करिए, मतलब क्लासेस अटेंड करिए, इट मेक्स अ डिफरेंस। और मॉक अब अल्टरनेट डे पर करके अल्टरनेट डे पे उसकी एनालिसिस करिए। जैसे आज मैंने मॉक दिया तो मैं कल एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। तो इस तरह से करके आप प्री प्लस मेंस अच्छे से बैलेंस कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए कि हर दिन मेंस का मॉक ही लगाना है, हर दिन सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता है कई बार। तो आप इस तरह से बैलेंस बनाकर चलिए और कंसिस्टेंट रहिए। प्री प्लस में ना आप आराम से पढ़ लेंगे। और जिनका प्रीलिम्स अभी बहुत सारे एग्जाम आप लोगों ने दिए हैं, तो उनको तो एक कॉन्फिडेंस होगा ही अभी तक कि हाँ प्रीलिम्स दे विल डू इट, है ना। तो ये रहता है प्री प्लस मेंस का। बाकी आई गेस मैंने आप सभी के जितने भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट थे वो मैंने मतलब अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से। और हाँ, एक इंग्लिश और हिंदी को लेकर के एक थोड़ा-सा था आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसमें मैं तो ये कहूँगी कि मतलब जैसे मेरी तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ठीक-ठाक है। अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं हिंदी लूँ या इंग्लिश, बट मुझे लगता है मैं मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश के साथ ही जाऊँगी। रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि जैसे हिंदी को ना बहुत से लोग समझ लेते हैं कि हिंदी है तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, हिंदी से हमारा मार्क्स बूस्ट ही हो जाएगा। तो ये मिथ है। मतलब मैं सेफ़र साइड के लिए आपसे कहूँगी, जो लोग भी हिंदी लेना चाह रहे हैं, आप अभी से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि होता क्या है कि इंग्लिश से तो आप फिर भी मतलब एक आपका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता रहता है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम में इंग्लिश आती है। बट हिंदी हर एग्जाम में नहीं आती है, और हिंदी का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो भी इंग्लिश से ज़्यादा होता है। तो अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं और आप अच्छा स्कोर करने के लिए हिंदी लेना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी इसीलिए ले रहे हैं कि आपको बाकियों से कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए आप उसमें प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या इंग्लिश की वजह से आपका कहीं ना कहीं प्रिपरेशन रुकता है, तो आरआरबी एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करिए। हिंदी के लिए जैसे कि हिंदी का तो मैंने बहुत नहीं पढ़ा, बट मैंने हर्षल सर की ही क्लासेस हिंदी की देखी हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अभी तक। तो क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा हो रहा था कि क्या हिंदी ले लूँ क्या इंग्लिश ले लूँ। तो मैंने जब उनकी हिंदी की क्लासेस देखी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये परसेप्शन हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश से ईजी है, बट हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसे आती हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं। तो अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए आप किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ें तो अच्छा रहेगा, या एक बार हिंदी का सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पेड बैच ही लीजिए, आप यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको देख के एक आइडिया लगाइए और उस हिसाब से अच्छी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इट कैन रियली मेक अ डिफरेंस फॉर यू, जिनका इंग्लिश की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है एग्जाम में। सो दैट्स ऑल आई गेस। मैंने सारे सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन। तो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी अभी फर्स्ट एग्ज़ाम है और आरबी में, या जिनका भी एसबीआई क्लर्क मेंस है। तो मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की। और एक जो डाउट आ रहा है, अब वो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो नहीं है डायरेक्टली, बट वो रिलेटेड है आपका स्टडी शेड्यूल कैसा जा रहा है और आपकी कंसिस्टेंसी रह पा रही है कि नहीं रह पा रही है। इससे रिलेटेड डाउट भी मैंने कई लोगों के देखे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी कि मैं कैसे कंसिस्टेंट रहती हूँ और मैं कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ डिस्पाइट ऑल द ऑड्स एंड फेलियर्स। वो सबकी लाइफ में होते हैं, मेरे साथ भी होता है। तो ठीक है, मैं सबसे पहले अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ, तो मेरे लिए जो कंसिस्टेंसी है वो आती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मेरे अंदर ये चीज़ है कि पढ़ना मुझे ही है, करना मुझे ही है, मैं जितना जल्दी जितना अच्छा कर पाऊँगी मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो जब मैं इस माइंडसेट के साथ पढ़ती हूँ ना कि अगर मैंने नहीं कंप्लीट किया तो मेरा ही लॉस होने वाला है, थोड़ा सा माइंड के साथ होता नहीं है कि आपका माइंड आपको बोल रहा है कि नहीं पढ़ना है, तो आप माइंड को बोल दो कि आपको पढ़ना है।
मतलब क्या ही कर सकते हैं इससे ज़्यादा। तो मैं यही करती हूँ कि नहीं, मेरे को करना है, मुझे ये पढ़ना है, आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। मैं कोई टू डू लिस्ट या टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ। रीज़न ये है कि टाइम बाउंडेड पढ़ाई मेरे से नहीं हो पाती, और मैं मतलब टारगेट ज़रूर बनाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा टारगेट रहता है कि मैं मेंस की एक क्लास हर सब्जेक्ट की ज़रूर करूँ। तो ये मेरा टारगेट रहता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए अब जो भी टाइम उसमें लगता है तो मैं उसको डिवोट करती हूँ वो टाइम, क्योंकि हो सकता है कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि मेंस की क्लास है वो 1 घंटे की है, मुझे 1.5 घंटा लग गया क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी थे और मैं खुद कर रही थी। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई क्लास 2 घंटे की है तो वो 1.5 घंटे में हो गई। तो ये टाइम बैलेंस अपने आप हो जाता है ना? तो कंसिस्टेंसी आएगी, आपके जितना आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आएगी। आप आउटर मोटिवेशन के लिए मत ढूँढिए कि मुझे कहीं से मोटिवेशन मिल जाए तो मैं पढ़ लूँगा। मोटिवेशन खुद से आती है, खुद के डिसिप्लिन से आती है। बाकी लोगों का क्या है कि आज उनको हो सकता है आपकी अचीवमेंट बहुत बड़ी लग रही हो, कल को हो सकता है वो आम बात हो जाएगी। तो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखिए, और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके एफर्ट्स समझते हो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा से ही बहुत पढ़ाई करती हूँ। तो जो लोग मेरे साथ हमेशा से हैं उनके लिए मेरी 10 घंटे की पढ़ाई या 12 घंटे की पढ़ाई एक नॉर्मल चीज़ है। जो कि है ऑब्वियस है, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ ही रही हूँ, मैंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जैसे जब से मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो मुझे भी अपने आप में लगता है या आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, है ना? तो आप भी कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहिए, थोड़े से पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, वो चीज़ें करिए जिनसे आपको पॉजिटिविटी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का परसेप्शन एक ही जैसा हो, है ना? तो आप उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर पीस लाइए। आपको बहुत मेहनत करनी है मैं ये नहीं कहूँगी, बट आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके अंदर कंटेंटमेंट होना चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो भी आप सरप्राइज़ ना हो, और आपका रिज़ल्ट बुरा हो जा रहा है तो आप बहुत डिमोटिवेटेड ना हो जाएँ। इसलिए क्योंकि आपके अंदर ये सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। मतलब मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना बेस्ट टू बेस्ट ट्राई किया है। अब रिज़ल्ट कुछ भी होगा, रिज़ल्ट मेरे हाथों में नहीं है। जब आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप ये सोचिए कि ये लास्ट एग्ज़ाम है। ये लास्ट एग्ज़ाम है जो होने वाला है, या ये लास्ट एग्ज़ाम है जो मुझे देना है, ठीक है? ये तब तक सोचिए जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है। एक बार एग्ज़ाम हो गया, आपको यही सोचना है कि लास्ट एग्ज़ाम नहीं था। इसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, और मैं अभी बहुत मेरे अंदर है अभी मतलब कैलिबर, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, है ना? तो ये है कि आपको कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा डाइवर्ट करना पड़ता है कई बार ओवरथिंकिंग से बचने के लिए। हालाँकि फिर भी 1-2 दिन ऐसे होते ज़रूर हैं जहाँ पर आपको अपने ऊपर डाउट होता है, मुझे भी होता है। तो उस चीज़ से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि हम पॉज़िटिव रहें, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, और बस मुझे लगता है कि बाकी आप लोग खुद इतने हार्ड वर्किंग हैं, इतने मतलब मैं जब देखती हूँ ना डाउट्स, तो मुझे लगता है कि आप में करेज भी बहुत है। आप मतलब शेयर करने में नहीं डरते कि आपका 1 माह का या 2 माह का या कुछ भी, आपके अंदर वो चीज़ है। तो मुझे लगता है जहाँ विल पावर है वहाँ पर ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट चीज़ों में ज़रूर होगा। और आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में किसी भी लेवल पे डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मुझ पे रिलाई कर सकते हैं। मैं बहुत खुश होंगी अगर मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी उस चीज़ में। और बाकी तो अभी तो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे। और अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी मतलब कंसिस्टेंट रहूँ और अपना स्टडी शेड्यूल वगैरह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। और दैट्स ऑल। आई गेस मैंने अपने जितने भी क्वेश्चंस थे आप सभी के, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ रिकॉल करने की, अगर कोई रह गया हो तो मैंने अपने अकॉर्डिंग तो सबका आंसर दे दिया। और मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट सारे एग्ज़ाम्स के लिए, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।